एस फोर स्वयं की समझ, इसके अंतर्गत हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा क्यों आवश्यक है। इसमें मैं कौन हूँ, सेल्फ बनाम ईगो तथा शिक्षक अस्मिता के विभिन्न पहलुओं के आधार पर वर्णन करें। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। किसी व्यक्ति का एक शिक्षक के तौर पर उनका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है उसमें उनके जीवन अनुभव, व्यक्तिगत सोच एवं सामाजिक मान्यताएं शामिल रहते हैं। वास्तव में शिक्षक का धर्म विद्यार्थियों में सद्गुणों की वृद्धि कर उन्हें संजोना है, क्योंकि विद्यालय से निकले हुए सद्गुणी विद्यार्थी का ही समाज को लाभ होता है। समाज और राष्ट्र को खरे अर्थ में से वास्तविक रूप से सक्षम और गुणों से युक्त परिपूर्ण नागरिक देना ही शिक्षकों का धर्म है। चिंतन करने पर यह ध्यान में आता है कि हमारे द्वारा सद्गुणी नागरिक नहीं बनाए जाते। इसका अर्थ यह है कि हम अपने शिक्षक धर्म का पालन नहीं करते। शिक्षक कहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलने से हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, परंतु इससे उनकी कर्तव्य पूर्ति नहीं होती। गुणों से विद्यार्थियों को नौकरी और पैसा तो मिल जाता है, परंतु वे प्रेम से, प्रामाणिकता से और नीतिमत्ता से समाज की सेवा करेंगे, इसकी निश्चितता नहीं है। इसलिए आज हमें प्रत्येक कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारी देखने को मिलते हैं। वे निर्लज्ज बनकर भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें यह भान भी नहीं होता कि वे किसी को क्या कष्ट दे रहे हैं। यदि इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो नटखट और दुर्गुणी बालक भी ईश्वर के नाम जपने से परिवर्तित हो सकता है। यह दृढ़ श्रद्धा शिक्षक अपने में विकसित करे तथा संस्कार वर्ग के माध्यम से खरे अर्थ से राष्ट्र कार्य करे। यही शिक्षकों का वास्तविक धर्म और कर्तव्य है। मैं कौन हूँ? मनुष्य के जन्म के साथ ही विभिन्न संबंधों में यह भ्रम हो जाता है कि मैं कौन हूँ। यह जिज्ञासा यौगिक है। शरीर एक प्रकार से वस्त्र की भांति है। यह शरीर छूटा, दूसरा पुनः मिल गया। मृत्यु के उपरांत पुरुष कीट पतंग, पशु पक्षी या अन्य रूपों में पुनः जन्म लेता है। हर हालत में योनि पाता है। अतः यह प्रश्न ज्यों का त्यों है कि मैं कौन हूँ, वेदांत का यह प्रिय विषय है। वास्तव में जब दृष्टा या आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो वही आपका वास्तविक स्वरूप है। अगर आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आप किन सिद्धांतों पर चलते हैं, तो गलत चीज़ों को करने के लिए उकसाए जाने पर भी आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे। तो ये रहा मैं कौन हूँ। उसके बाद सेल्फ बनाम ईगो क्या है। सेल्फ या स्वयं को हम आंतरिक चिंतन से लेकर बाह्य व्यवहार के स्रोत के तौर पर समझ सकते हैं। इस संदर्भ में शिक्षकों को यह समझना जरूरी है कि एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर उनका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है उसमें उनके जीवन अनुभव, व्यक्तिगत सोच एवं सामाजिक मान्यताएं भी शामिल रहते हैं और इन सब के साथ वे अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं। अतः इनकी व्यापक समझ हर शिक्षक को होनी चाहिए ताकि वह अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में इनका सकारात्मक उपयोग कर सकें। ईगो शब्द का अर्थ अहंकार। ईगो दो प्रकार का होता है, एक झूठा अहंकार, दूसरा सच्चा अहंकार। ईगो हमारे सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, मन बुद्धि अहंकार। उसमें झूठा अहंकार ये है कि मैं अपने आप को ये शरीर मान लूँ और इस शरीर के संबंध की सारी चीज़ को अपना मान लूँ, ये झूठा अहंकार है। और सच्चा अहंकार मैं अपने आप को आत्मा मान लूँ और आत्मा का भगवान ईश्वर को मान लूँ, तो ये सच्चा अहंकार है। तो ये हमारा सेल्फ बनाम ईगो हुआ और मैं कौन हूँ इसे जानना महत्वपूर्ण है। और एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा होनी ही चाहिए, क्योंकि वो तभी उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मुझ में क्या सेल्फ बनाम ईगो है। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखें। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने को किस संदर्भ में देखते हैं, आप अपने को क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है।
विश्व चित्रकला के बहुवर्णीय इतिहास में कई ऐसे पड़ाव देखने को मिलते हैं जहां हम चित्रकला की रचनाशीलता को देखकर चमत्कृत होते हैं। अपने परिवेश को, किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने चित्र में हूबहू बना देना कलाकार की निपुणता को तो निश्चय ही दिखाती है, पर यह कला नहीं है। रचनाशीलता का अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति का अपने चित्र में पुनर्रचना या अनुकरण नहीं है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। एक राष्ट्र को बनाने में एक शिक्षक का जितना सहयोग है, योगदान है, उतना शायद किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र को उन्नति के चरम शिखर पर ले जाता है। राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, लेखक, अभिनेता, खिलाड़ी आदि, और परोक्ष रूप से इन सब को बनाने वाला कौन है? एक शिक्षक। एक शिक्षक के रूप में यह जानना जरूरी समझता हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और उनकी मदद कैसे की जा सकती है। जब कोई बच्चा स्कूल में आता है तो कोरा कागज़ नहीं होता और ना ही वो खाली है जिसे हम अपने ज्ञान से भर दें, बल्कि वह एक समझ के साथ स्कूल आता है। मुझे ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिसमें बच्चों को सीखने के अवसर अधिक मिले। इसमें मुझे सफलता तभी मिल सकती है जब मैं बच्चों को समझूं, उनकी रुचि और ज़रूरत को समझूं, उनके परिवेश, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सीखने के अवसर उपलब्ध करा सकूं। साथ ही उनके कौशल और जिज्ञासाओं को समझकर ऐसी गतिविधि तैयार करूं जिन्हें बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझकर खेल खेल में समझ आधारित शिक्षण ग्रहण करने के अवसर प्राप्त करें। मैं चाहता हूं कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। वे किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे स्वीकार करें। वे अपने समाज की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करें। मैं चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी हो जो अच्छे नागरिक तैयार करे, जो समाज को नए नज़रिए से देखे। वे अपने साथियों, अभिभावकों, अध्यापकों के सामने अपनी जिज्ञासा रखें, उन्हें समझें और तर्क के आधार पर अपनी समझ बनाएं। वे शिक्षा इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिले, बल्कि वे शिक्षा इसलिए ग्रहण करें कि उनमें सामाजिक सरोकार का गठन हो, वो कोई भी कार्य को छोटा या बड़ा ना समझें। तो इस तरीके से हम अपना जो है सेल्फ पोर्ट्रेट लिख सकते हैं कि हम जो है बच्चों की के विषय में क्या अवधारणाएं रखते हैं और बच्चों की शिक्षा के संबंध में क्या बातें हमारे मन में चलती है। तो ये हमारा सेल्फ पोर्ट्रेट हो गया। हम अपनी खुद के तरीके से भी लिख सकते हैं अपने बारे में, और हम क्या सोचते हैं और हम एक शिक्षक के रूप में कितनी गहन विचार रखते हैं एक बच्चे, एक छात्र के संबंध में, अपने राष्ट्र के संबंध में, विद्यालय के संबंध में। तो ये एक तरीके से हमारा सेल्फ पोर्ट्रेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, शिक्षक अपनी आत्म अभिव्यक्ति की समझ किस प्रकार करेंगे? इसे अपनी स्वीकार्यता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास तथा आत्म अभिप्रेरणा के संदर्भ में बताएं। शिक्षक अपनी आत्म अभिव्यक्ति की समझ किस प्रकार कर सकेंगे? इसे अपनी स्वीकार्यता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास तथा आत्म अभिप्रेरणा के संदर्भ में बताएं। तो आपको बताना है इसमें आपकी स्वीकार्यता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास तथा आत्म अभिप्रेरणा भी होना चाहिए कि शिक्षक आत्म अभिव्यक्ति की समझ किस प्रकार करेंगे। आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। व्यक्ति के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने आत्म अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है तथा अपनी भावनाओं को मुख्य साधन माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है तथा अपनी भावनाओं को रूप देता है। शिक्षक अपनी आत्म अभिव्यक्ति की समझ अपने आप को जानकर, अपने आप को समझकर कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान युग है आधुनिकता का, वैज्ञानिकता का, व्यस्तता का, अस्थिरता का, जल्दबाजी का। आज का विद्यार्थी जीवन भी इन्हीं समस्याओं से ग्रसित है। आज का विद्यार्थी जीवन पहले की तरह सहज, शांत और धैर्यवान नहीं रह गया है, क्योंकि आगे बढ़ना उनकी नियति मजबूरी बन गई है। वह इसलिए कि यदि
ऐसा नहीं तो जिंदगी की दौड़ में वह पीछे रह जाएगा। तो यह वक्त का तकाजा है। ऐसे समय में विद्यार्थी जीवन को एक सही, उचित, कल्याणकारी एवं दूरदर्शी दिशा निर्देश देना एक शिक्षक का पावन कर्तव्य है। स्वीकार्यता। स्वीकार्यता निश्चित नियमों या आधारों के अनुकूल व्यक्ति, वस्तु या भाव को अंतर्गृहित करने का भाव है। शिक्षक होने के नाते अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करते हैं तथा हमारी जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के प्रति समर्पित रहते हैं तो निश्चित रूप से समाज में हमारी स्वीकार्यता सफल होगी। स्वाभिमान। स्वाभिमान इंसान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप में स्वाभिमान की भावना है तो यह आपके लिए मानसिक शांति प्राप्त करने की चाबी की भूमिका निभाता है। स्वाभिमान एक ऐसा एहसास है जो काम के समझने और चुनौतियों को स्वीकार करने से आता है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान का भाव जागृत होता है तो आप सभी को सम्मान और सहजता से स्वीकार करते हैं। एक शिक्षक के अंदर स्वाभिमान का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है। उन चुनौतियों से सफलता व धैर्यपूर्वक लड़ने की क्षमता शिक्षक में ही होती है। इन पर विजय के उपरांत ही स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। उसके बाद आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की आंतरिक भावना है। इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। उसके बाद है आत्माभिप्रेरणा। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। आत्माभिप्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप है। उच्च प्रेरणा हेतु उच्च इच्छा चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और गतिशीलता उत्पन्न हो। आत्माभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप में आत्माभिव्यक्ति का विचार किस प्रकार आएगा और स्वीकार्यता का भाव और स्वाभिमान, आत्मविश्वास, आत्माभिप्रेरणा, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। आत्माभिप्रेरणा है जो खुद की अंदर से प्रेरणा आए कुछ करने के लिए। कुछ अगर लक्ष्य है, आपकी इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए कोई ऊर्जा का संचार हो, वो आपकी आत्माभिप्रेरणा कहलाती है। उसके बाद आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास, खुद में एक विश्वास जागृत करना होता है ताकि कहीं आप और किसी चीज़ों में विश्वास न करें और मतलब किसी और दिशा में अपनी जो आपकी जो आत्मविश्वास है वो अडिग रहे और ये कहीं विचारों की स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर ले किसी और अन्य विचारों की। उसके बाद स्वाभिमान है, खुद का स्वाभिमान, ईगो कह सकते हैं, सेल्फ ईगो। उसके बाद स्वीकार्यता है, आप में एक तरीके से स्वीकार्यता होनी चाहिए अपने विचारों को लेकर, अपने भाव को अंतर्गृहित करने का भाव होना चाहिए आप में। उसके बाद आत्माभिव्यक्ति यानी आपके मन में जो चल रहा है, जो विचार है, उसे आप अभिव्यक्त करने की शक्ति रखते हैं, इतना आप में क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आत्माभिव्यक्ति, स्वीकार्यता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास, आत्माभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें शिक्षक के गुण हैं और ये शिक्षक में होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने मजबूत एवं कमज़ोर पक्षों का प्रोफाइल तैयार करें तथा उनके कारणों पर विचार करें। एक शिक्षक के रूप में आप अपने मजबूत एवं कमज़ोर पक्षों का प्रोफाइल तैयार करें तथा उनके कारणों पर विचार करें।
तो आपके क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या कमज़ोर पक्ष है, इसके बारे में प्रोफाइल तैयार करना है। खुद का शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। अतः शिक्षक को अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित ढंग से करने के लिए आवश्यक है कि उनमें कुछ गुण व विशेषता होनी चाहिए। शिक्षक का मजबूत पक्ष है क्या है, इसे देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं समाजशास्त्रियों ने शिक्षक के मजबूत पक्षों का वर्णन कई रूपों में महिमा मंडित किया है। पहला, शिक्षक एक दार्शनिक होना चाहिए। शिक्षक एक निर्देशक, शिक्षक एक मित्र, शिक्षक एक प्रबंधक, शिक्षक एक नेता, शिक्षक एक शोधकर्ता, शिक्षक एक दार्शनिक। तो सबसे पहले शिक्षक एक दार्शनिक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा और दर्शन में काफ़ी गहरा संबंध है। कई जन्म देना हमारा काम है। जीवन और जगत के मूलभूत प्रश्नों का विचार करना दार्शनिक सोच है। उसके बाद शिक्षक एक निर्देशक। तो ये शिक्षक एक दार्शनिक के रूप में यही कहा गया है कि शिक्षा और दर्शन में एक अंतर संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। तो एक शिक्षक को शिक्षा के साथ साथ दर्शन की भी जानकारी होनी चाहिए और उनमें दार्शनिक सोच को जन्म देना ही एक तरीके से उसमें दार्शनिक सोचों का जन्म होना चाहिए, उसमें दार्शनिक सोच की भी अनुभूति होनी चाहिए। और शिक्षा और दर्शन चूँकि एक दूसरे से अंतर संबंध है, तो शिक्षा के साथ साथ एक शिक्षक को दार्शनिक भी होना चाहिए, उसे दर्शन का ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि वह जीवन और जगत के मूलभूत प्रश्नों पर विचार कर सके। उसके बाद शिक्षक एक निर्देशक। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षक ही समाज का आईना होता है। ऐसे में शिक्षक ही समाज में निर्देशक की भूमिका निभाता है। तो शिक्षक को एक निर्देशक के भांति भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है समाज में एक उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। तो शिक्षक ही समाज का आईना होता है। ऐसे में शिक्षक ही समाज में निर्देशक की भूमिका भी निभाता है। उसके बाद शिक्षक एक मित्र के रूप में होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता पड़ती है जो भावनात्मक रूप से हमारी मदद कर सके। और जब जब ऐसा कुछ होता है तो हम अपने शिक्षक को ही समीप पाते हैं। तो जो है शिक्षक को एक मित्र की भांति भी कार्य करना चाहिए अपने छात्रों के बीच। शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में। वर्तमान समय में शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि स्कूल का सही प्रबंधन भी है। विद्यालय सुचारू रूप से चले, इसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षक का ही है। इसके लिए एक अच्छे शिक्षक के साथ एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए। उसके बाद शिक्षक एक नेता। अच्छा शिक्षक एक अच्छा नेता होता है, क्योंकि वर्ग कक्ष में शिक्षक एक नेता के रूप में कार्य करता है। ऐसे में शिक्षकों को नेतृत्व पर बल देना चाहिए। नेता का काम है नेतृत्व करना, जो एक शिक्षक का भी कार्य है। एक ऐसा मार्ग बनाना जिसमें लोग अपना योगदान देकर कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ें। उसके बाद है शिक्षक एक शोधकर्ता। एक शिक्षक अपना पूरा जीवन काल, अपना सारा समय, ऊर्जा और शोध कार्य केवल राष्ट्र के निर्माण में लगा देता है। उसके शोध का ही परिणाम होता है कि एक राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होता है। शिक्षक हर समय शोध करता रहता है और वह एक विद्यार्थी का जीवन यापन करता है। साथ ही साथ वह शोधक का भी कार्य करता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटियां या दोष निवारण करने वाला शोधक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षक के जो है मजबूत पक्षों को हम लोगों ने जाना। शिक्षक एक निर्देशक के रूप में, शिक्षक एक मित्र के रूप में। चूँकि अगर शिक्षक एक मित्र को रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चे उससे ज़्यादा घुल मिल सकेंगे और अच्छे तरीके से सीख सकेंगे।
अधिगम कर सकेंगे। शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में, चूँकि शिक्षक विद्यालय का भी देख रेख करता है, उसका प्रबंधन करता है, तो विद्यालय का सही प्रबंधन करने के लिए शिक्षक को एक प्रबंधक का रूप भी निभाना होता है। उसके बाद शिक्षक एक नेता, चूँकि यहाँ पे बच्चों का एक समूह होता है और इस समूह को एकजुट करने के लिए मतलब एक तरीके से समूह में कार्य किया जाता है, तो एक तरीके से शिक्षक नेता की भूमिका निभाता है और नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होते हैं। तो शिक्षक को एक अच्छे नेता भी होना चाहिए। उसके बाद शिक्षक एक शोधकर्ता, चूँकि शिक्षक विभिन्न विषयों पर शोध करते हैं, बच्चों की सीखने की नहीं सीखने की जिज्ञासा को देखते हैं, उस पर कुछ ना कुछ मंतव्य और सोच रखते हैं, तो और विचार करते रहते हैं। तो इस शिक्षक एक शोधकर्ता की भांति भी होना चाहिए, ताकि वो हमेशा शोध कार्य में रहे, शोधक कहलाए, वो त्रुटियां और दोष निवारण करने वाला शोधक बने रहे। तो एक शिक्षक को एक शोधकर्ता की भांति भी कार्य करना चाहिए। तो ये सारे मजबूत पक्ष हो गए। और कमज़ोर पक्ष क्या हो सकता है? अगर शिक्षक जो है दार्शनिक नहीं है, निर्देशक नहीं है, मित्र की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, एक प्रबंधक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, शिक्षक एक नेता की भांति कार्य नहीं करते हैं, शिक्षक एक शोधकर्ता नहीं है, तो ये उस शिक्षक की जो कमज़ोर पक्ष हो गए। शिक्षक को जो पाठ्यक्रम की या उसकी शिक्षण विधि की जानकारी नहीं है, वो कक्षा का संचालन नहीं कर पा रहे, तो ये जो हो गया शिक्षक का एक कमज़ोर पक्ष हो गया। तो इसे हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। एक शिक्षक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है? शिक्षा के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? तो एक शिक्षक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है? शिक्षा के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इसे बताना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ काफ़ी व्यापक है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का द्योतक है। तो एक व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार होता है, वो उस व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कहलाता है। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का द्योतक है। साधारणतः व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक सौंदर्य, रंग, रूप, वेशभूषा, शहर, शारीरिक बनावट आदि से लगाया जाता है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं, किंतु यह व्यक्तित्व का एक पहलू मात्र है। शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। अतः शिक्षक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विभिन्न मापदंडों पर विश्लेषण करें। विषय का पूर्ण ज्ञान। एक कुशल शिक्षक में इस गुण का होना अति आवश्यक है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों को विषय संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं करा पाएंगे, जिससे छात्र उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे और ना ही उसे आत्मसंतुष्टि हो पाएगी। उसके बाद शिक्षण विधियों का प्रयोग। एक अच्छे शिक्षक में यह गुण होना भी आवश्यक है कि छात्र उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ सके। इसके लिए छात्रों के स्तरानुसार एवं विषय की प्रकृति अनुसार उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है व्यवसाय के प्रति रुचि और निष्ठा। एक शिक्षक को अध्यापन व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसे केवल अपनी कमाई का साधन ही ना समझे। शिक्षक ऐसा ना समझे कि हम जिस नौकरी में हैं बस वो हमारे पैसे के लिए है और हमारे वेतन के लिए है, बल्कि उसे एक रुचि के रूप में देखे और उसमें अपना तन मन सब लगाकर अपने राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाए। ऐसा नहीं है कि बस हमें कमाना है, वेतन उठाना है और यूं ही चलते जाना है। ऐसा नहीं करना है। ये बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो जाएगा एक तरीके से। तो हमें कुछ ना कुछ बच्चों को ज्ञान देना है ताकि हमारे राष्ट्र की विकास अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। तो
हमारा प्रश्न था, एक शिक्षक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है शिक्षा के संदर्भ में। तो इसलिए विश्लेषण करना चाहिए ताकि जब तक शिक्षक अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक वो शिक्षा के संदर्भ में इसका महत्व नहीं समझ सकेंगे। तो उसके बाद जो है समय का पाबंद भी होना चाहिए। अच्छे शिक्षक का एक महत्वपूर्ण गुण उसका समय के प्रति पाबंद होना है। वह समय पर विद्यालय में जाए, प्रार्थना सभा में उपस्थित हो तथा कालांश प्रारंभ होते ही कक्षा में जाए और कालांश समाप्ति के पूर्व क्लास छोड़े। शिक्षक यदि समय का पाबंद नहीं है तो उसके विद्यार्थी भी समय के पाबंद नहीं हो सकते। इससे पहले मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक उसी स्थिति में बालकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है जब वो उनसे परिचित हो। समस्याओं के संबंध में जानने के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो एक शिक्षक को साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए ताकि वो बच्चों के जो मन में चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, उसका ज्ञान हो ताकि वो बच्चों के समस्याओं का समाधान कर सके सफल तरीके से और सुलभ तरीके से। तो एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए ताकि बच्चे भी अपने समय का पाबंद बन सकेंगे, समय का पाबंद कर सकेंगे और समय को समझ सकेंगे। ज्ञान पिपासा। एक अच्छा शिक्षक वही है जिसमें हमेशा सीखने की ललक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। इससे शिक्षक का खुद का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही वो अपने विद्यार्थियों को भी लाभ दे सकता है। तो एक शिक्षक को जो है हमेशा ज्ञान की जिज्ञासा होती है, कुछ न कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, तभी वो बच्चे को रुचिपूर्ण तरीके से ज्ञान दे सकता है। तो एक शिक्षक को जो है ज्ञान पिपासु भी होना चाहिए। उसके बाद छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति। एक शिक्षक केवल अध्यापक के प्रति रुचि रखे यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक रूप से उत्तर देना चाहिए, उनकी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। इससे बच्चे भी शिक्षक का आदर करेंगे। उसके बाद कुशल वक्ता। एक शिक्षक को अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाने के लिए उसे रुचिपूर्ण, अच्छे स्तर तथा निश्चित अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही प्रभावपूर्ण तरीके से बोलने में उसे झिझकना नहीं चाहिए, अत्यधिक गति से भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे अपनी बात इस प्रकार से रखनी चाहिए कि बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े और वे उसे सुनने में रुचि लें। उसके बाद धैर्यवान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक में धैर्य का गुण होना आवश्यक है। छात्रों के प्रश्न पूछने पर उखड़ना नहीं चाहिए, बात बात में झुंझलाना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ सोच समझकर उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। तो एक शिक्षक को अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विभिन्न मापदंडों पर विश्लेषित करने का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षा का रीढ़ शिक्षक ही है। शिक्षक के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है इत्यादि, इनका ज्ञान शिक्षक से ही हमें प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। तो एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण, धैर्यवान, कुशल वक्ता, छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति, ज्ञान पिपासु, समय का पाबंद, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यवसाय के प्रति रुचि एवं निष्ठा, शिक्षण विधियों का प्रयोग, विषय का पूर्ण ज्ञान, इन सब के संदर्भ में करना चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं। और इन सब चीज़ों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और शिक्षा के संदर्भ में इसका बहुत ही महत्व है। तो एक शिक्षक को इस तरीके से अपना व्यक्तित्व का विश्लेषण करना चाहिए और करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिभा, क्षमता, धारणाओं एवं विशेषताओं का विश्लेषण किस प्रकार करेंगे।
शिक्षक एक व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिभा, क्षमता, धारणाओं एवं विशेषताओं का विश्लेषण किस प्रकार करेंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता या प्रतिभा अवश्य होती है, पर हो सकता है कि वह सही समय पर उसे पहचान कर उसका पूरा सदुपयोग ना कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई जन्मजात प्रतिभा अवश्य होती है। यदि हम उसे पहचान सके तो फिर जीवन में कोई भी आगे बढ़ने में बाधा नहीं बन सकता। कई बार हम इसी भय से कोई नया कार्य नहीं करना चाहते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। यह केवल एक बहाना है जो आपको किसी भी नए सौदे में सफल नहीं होने देता। हमें स्वयं से निरंतर पूछते रहना चाहिए कि अपनी प्राकृतिक प्रतिभा की पहचानने से हमें क्या लाभ या हानि हो सकती है। एक बार जब यह एहसास हो जाए कि प्राकृतिक प्रतिभा को पहचानने से हमें कोई हानि नहीं होगी, तो उसके बाद यह देखना चाहिए कि प्राकृतिक झुकाव को ना पहचान कर हम क्या गंवा रहे हैं। हमें यह भी देखना होगा कि जीवन में दूसरों पर दोषारोपण करते रहने से कभी कोई हल नहीं मिलता। हमें स्वयं ही अपनी भूलों का परिणाम भुगतना होता है। छिपी प्रतिभा को पहचानने के लिए यह सोचें कि क्या करने से आपको प्राकृतिक रूप से आनंद व प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह प्रबंधन, सार्वजनिक रूप से भाषण देना, किसी भी काम को लगन से करना, खाना पकाना, अच्छे वस्त्र पहनना, जीवन को व्यवस्थित व सरल बनाना, सदैव प्रसन्नचित्त रहना, दूसरों से सहजता से पेश आना या अपना चीयर लीडर बनने जैसी कोई भी बात हो सकती है। प्रतिभा की पहचान का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप नए विचारों को मुक्त मन से स्वीकारें व उनके लिए अपनी प्रतिक्रिया देखें। जिन कामों को आप पूरी सहजता व सरलता से करते हैं, उन्हें अनदेखा ना करें, उनका मोल जानें। यदि आप किसी काम को बड़ी आसानी से, जैसे सांस लेना, कर पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उसमें दक्ष हैं। इससे आपको अपनी प्रतिभा पहचानने में सहायता मिलेगी। हो सकता है कि आपको यह बड़ी बात ना लगे, पर कोई दूसरा इसे बड़ी उपलब्धि मान सकता है। आपको हमेशा अपनी पूरी प्रतिभा को, सपनों को साकार करने के लिए प्रयोग में लाना है। मन ही मन सफलता को घटित होते देखना है। समय समय पर स्वयं से पूछें कि जीवन में किन घटनाओं या परिस्थितियों से आप कुंठित होते हैं, फिर उन्हें जीवन से घटाने का प्रयास करें। हो सकता है कि इसमें समय लगे, किंतु यदि ऐसा ना किया तो जहाँ है वहीं खड़े रह जाएंगे। ऐसा करने के बाद ही अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर पाएंगे। हम सभी कम से कम अवचेतन तौर पर तो जानते ही हैं कि किस कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। वही हमारी वास्तविक प्रतिभा है। हमारी श्रेष्ठ प्रतिभा इतनी प्राकृतिक होती है कि उसे पहचान पाना थोड़ा कठिन होता है, किंतु कोई दूसरा हमारे लिए यह कार्य नहीं कर सकता। हमें स्वयं देखना है कि जो कार्य हमारे लिए बहुत सहज व सरल है, वह क्या मोल रखता है। हो सकता है कि उसी में हमारी जन्मजात व प्राकृतिक प्रतिभा छिपी हो। दुर्भाग्यवश कभी कभी हम ही दूसरी तरह के कामों में लिप्त होकर अपनी प्रतिभा को अनदेखा कर जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं पर दूसरों के लिए आसान होते हैं, जैसे कंप्यूटर की साज संभाल। हम उसकी विशेषताओं, कौशल, विशेषज्ञता, कौशल एवं जानकारी के लिए भुगतान करते हैं। प्रयत्न यही हो कि हम किसी बंधी बंधाई लीक पर चलने की बजाय ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित करें जिसमें हमारी प्राकृतिक प्रतिभा खुलकर सामने आ सके। हम उसके बल पर समाज या देश की कुछ सेवा कर सकें। हमारे पास किसी भी कार्य को उचित रूप से करने का अच्छा व प्रभावी वातावरण होना चाहिए। वहाँ अच्छे साधन होने के साथ साथ दूसरों से बेहतर संबंध भी होना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी प्रतिभा, प्राकृतिक प्रतिभा के बल पर कर पाएंगे, किंतु कुछ के लिए आपको दूसरों के सहयोग, सहायता व मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अपनी पूरी प्रतिभा व क्षमता को बाहर लाने का पूरा प्रयास करें ताकि अपने चुने गए क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर हाथ से ना निकल जाए। तो ये सारी बातें जो है एक शिक्षक के रूप में व्यक्ति अपनी प्रतिभा, क्षमता, धारणाओं एवं विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप को कैसे विश्लेषित कर सकते हैं?